हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 24 नवंबर के करंट अफेयर। सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि डेज के बारे में चर्चा करते हैं, फिर अपनी क्लास को हम रन करते हैं। उसके बाद लास्ट में रिवीजन की क्लास होती है, यानी कि जो हमने जो कुछ पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 23 नवंबर को जो कुछ पढ़ा गया उसको हम 24 नवंबर को रिवीजन करेंगे। ओके, टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए कंटेंट है, तो आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के बारे में, जो हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए थे औरंगजेब से लोहा लेते हुए 1675 में। अगर इनके मतलब कि शहीदी दिवस यानी इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 24 नवंबर को। अच्छा, ये जो सिख धर्म से रिलेटेड जो गुरु हुए हैं उसमें 9वें नंबर के थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इनका जन्म हुआ था 1621 में अमृतसर में। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ सिख धर्म से संबंधित जो हमारे 10 गुरु हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे सिख धर्म से संबंधित पहले गुरु के बारे में, जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। ठीक है। अच्छा, ये सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं और सिख धर्म को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। जो हम लंगर देखते हैं गुरुद्वारे में, जिसको हम गुरु का लंगर कहते हैं, उसकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा करी गई थी। बाबर के समकालीन थे ये। और गुरु नानक जी की 550वीं जयंती पर करतारपुर जो कॉरिडोर है वो बनाया गया था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी हम बात करेंगे गुरु अंगद जी के बारे में, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। यानी कि जो गुरुमुखी लिपि है वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो याद रखेंगे ये गुरु अंगद जी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और साथ में गुरु का लंगर जो है इसको इन्होंने और भी ज्यादा सिख धर्म में फेमस करवाया था। गुरु अमरदास के बारे में बात करेंगे। गुरु अमरदास के बारे में बात करते हुए इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा के खिलाफ, जो एक कुरीति थी समाज में, उसके खिलाफ काम किया, और ये अकबर के समकालीन थे। अब हम बात करेंगे गुरु रामदास जी के बारे में, क्योंकि ये अकबर के समकालीन थे और अकबर के द्वारा ही 1577 में इनको जो जमीन दी गई थी उसी पर इन्होंने अमृतसर जो शहर है उसको बसाया था। इसके साथ साथ वहां पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा ही स्टार्ट करवाया गया था, और उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा स्वर्ण मंदिर का काम पूरा करवाया गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमाकर पूछा जाता है कि गुरु रामदास जी के बारे में बताइए, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप होता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था और इसको कंप्लीट किसके द्वारा करवाया गया। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी चाहिए। 1606 में गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा आदि ग्रंथ की स्थापना करी गई थी, और साथ में ही ये जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर के द्वारा इनको मरवा दिया गया था, क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि ये जो राजकुमार खुसरो थे उनकी मदद कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरु हरगोविंद जी के बारे में, जिन्होंने सैनिक संत के जिनको हम सैनिक संत के रूप में जानते हैं, और उन्होंने एक सिखों का एक सैन्य जो तंत्र होता है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ इन्होंने युद्ध भी किए थे। गुरु हरराय के बारे में बात करेंगे, जो शांति प्रिय थे और औरंगजेब के टाइम पर थे ये, और शांति के साथ इन्होंने अपना कार्यकाल निभाया था। इसके बाद गुरु हरकिशन जी के बारे में बात करेंगे। देखो, गुरु हरकिशन जी के बारे में बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सबसे कम उम्र के गुरु थे सिख धर्म से संबंधित। ये सिर्फ 5 वर्ष के थे, तभी इनको सिख धर्म का गुरु बना दिया गया था, यानी कि गुरु की उपाधि दे दी गई थी। ओके, आइए नेक्स्ट बात करेंगे गुरु तेग बहादुर के बारे में, जिन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना करी थी। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने खालसा नामक एक योद्धा समुदाय की स्थापना करी थी, है ना, जो सिख धर्म से संबंधित जो नियम कानून है उनको फॉलो करेंगे और साथ में एक सैनिक तंत्र के रूप में काम करेंगे। और जो सिख धर्म से संबंधित पाहुल है उसकी भी शुरुआत इन्हीं के द्वारा करी गई थी, और सिख धर्म से संबंधित ये अंतिम गुरु कहे जाते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही करी जाती है। तो ये सिख धर्म से संबंधित जो 10 गुरु हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग है।
आइए नेक्स्ट बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पंकज आडवाणी जी के बारे में। पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कितनी बार जीता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अभी जो ये चैंपियनशिप हुई है, इन्होंने जो जीत हासिल करी है वो 26 नंबर की जीत हासिल करी है। किस नंबर की जीत हासिल करी है? 26 नंबर की जीत हासिल करी है। ओके। और सबसे पहला विश्व खिताब इन्होंने कब जीता था? तो 2005 में जीता था। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंकज आडवाणी की उपलब्धियों के बारे में। तो सबसे पहले 1999 में इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलना स्टार्ट किया था। 2005 में इन्होंने पहला विश्व लेवल पर खिताब जीता। इसके बाद गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। एशियन गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल जीता। 2006 में एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और जिसका आयोजन दोहा में हुआ था। तो इस तरीके से ये कुछ उपलब्धियां हैं पंकज आडवाणी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 में किसने जीत हासिल करी है? तो देखो, ये जो इवेंट है ये हुआ है, और ये इसमें जिसने जीत हासिल करी है, इसने कई सारे जीत पहले ही हासिल करी है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। तो मैक्स वेरस्टेपेन का नाम याद रखेंगे। इन्होंने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। ओके। अभी हमने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स पढ़ा था, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स पढ़ा था, जो मैक्स वेरस्टेपेन के द्वारा जीता गया था। अच्छा, इन्होंने किसे हराकर ये खिताब जीता है? तो ये रेड बुल टीम के जो सर्जियो पेरेज हैं, इन्हें हराकर जीता है। रेसिंग कारों से संबंधित ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, जैसा कि हम सबको। इजराइल और हमास के बीच समझौते में कितने इजरायली बंधक रिहा होंगे? क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है हमसे। देखो, इजराइल और हमास के बीच में समझौता हुआ था, जैसा कि हम सबको पता है कि 7 अक्टूबर के दिन हमास के द्वारा इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया था। 240 नागरिक थे उसमें, जिसमें कुछ नेपाली थे, थाई लोग भी थे, बुजुर्ग थे और बच्चे शामिल थे। उसमें से 50 लोगों को रिहा किया जाएगा, युद्ध विराम किया जाएगा उस दिन, जिस दिन रिहाई होगी, है ना। साथ में इसमें 50 जो 50 बच्चे हैं, साथ में उनकी माएँ और कुछ महिलाएं हैं जिनको रिहा करा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के बारे में बात हो रही है। लेखा परीक्षक पैनल है, इस बात को समझ लेंगे, यानी कि ये ऑडिट का काम करता है। किस ऑडिट का? संयुक्त राष्ट्र की कुछ किस संस्था का या किस ब्रांच का ऑडिट करता है, उसके बारे में अभी हम देख लेंगे। तो किसे बनाया गया उपाध्यक्ष के रूप में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है। 2024 के लिए बनाया गया है, इस बात को भी समझ लेंगे। और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है और उससे रिलेटेड जो कार्यक्रम होता है, वहां पर जो एजेंसी काम करती हैं, उनसे रिलेटेड ऑडिट किया जाता है, जिसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट बात करेंगे, पंजाब की सतलज नदी में आईआईटी रोपड़ ने किस दुर्लभ धातु की खोज की है? इस इस दुर्लभ धातु का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो, दो चीजें हमें याद रखनी है कि पंजाब की सतलज नदी में ये धातु पाई गई है, और आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसकी खोज करी गई है, और इस धातु का नाम है टैंटलम। क्या नाम है? टैंटलम। अच्छा, इस धातु के बारे में ये कहा जाता है कि दोबारा से भारत को ये सोने की चिड़िया बना सकता है, यानी कि इसकी इतनी डिमांड है, इसकी इतनी कीमत है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो एटॉमिक नंबर है 73 पाया जाता है, ये बात समझ लेंगे। सतलज नदी की रेत में ये पाया जाता है, जिसका नाम है टैंटलम। ओके। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखो, दूसरा CII है, 22 और 23 नवंबर को इसका आयोजन किया गया है। इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इस बात को समझ लेंगे। ओके। इसमें 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। वो कौन से देश हैं? NB8 जिनको बोला जाता है, ये देश है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। स्पेशली जो नए थॉट्स हैं, प्रौद्योगिकी है, उसके ऊपर ये कॉन्क्लेव किया गया है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 2023 में बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला चौथा संभावित तूफान कौन सा है? यानी कि बंगाल की खाड़ी से दोबारा एक तूफान टकराया है, इसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है माई कॉन्ग। क्या नाम है? माई कॉन्ग। और देखिए, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जो चक्रवात आता है, वो स्पेशली अप्रैल से लेकर दिसंबर के महीने के बीच में आता है, इस बात को समझ लेंगे। और अभी तक भारत का जो जल क्षेत्र है, अगर ये चक्रवात आता है, हाई अलर्ट, हालांकि पहले से ही हाई अलर्ट कर दिया गया है बंगाल की खाड़ी में, तो अगर ये चक्रवात आ जाता है तो बंगाल की खाड़ी का चौथा होगा, और जो भारत का जल क्षेत्र है उसके अनुसार ये छठा चक्रवात होगा। इसको
बंगाल की खाड़ी में इसका नाम क्या है, तो मिचोंग होगा। और म्यांमार में इसको क्या बोला जाएगा, तो म्यांमार में इसको बोला जाएगा मेंगजोंग। ओके। निप्पॉन लाइफ इंडिया एआईएफ निजी ऋण विस्तार के लिए कितनी राशि जुटाएगा, तो इस राशि का अमाउंट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निप्पॉन के द्वारा, निप्पॉन लाइफ इंडिया जो है उसके द्वारा कितनी राशि जुटाई गई है, तो उसके द्वारा 1000 करोड़ राशि जुटाई गई है। इस बात को समझ लेंगे। साथ में ही ये ऋण विस्तार है, यानी कि ऋण को देने के लिए ऐसा किया जा रहा है निप्पॉन लाइफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, तो जीआई टैग के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। जीआई टैग किसी पर्टिकुलर स्थान के पर्टिकुलर उत्पाद को दिया जाता है जो कम से कम 10 सालों से लगातार उसका उत्पादन हो रहा हो और उसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हो। अच्छा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, तो केसर को दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है और वहां पर इसे कुंग बोला जाता है स्थानीय भाषा में, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसे केसर कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसे कुमकुम कहते हैं या लोहित कहते हैं। ओके। आइए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए मोजाम्बिक के मापुटू में किसे तैनात किया गया है, तो आईएनएस सुमेधा के बारे में बात करेंगे, जिसको मोजाम्बिक के मापुटू में तैनात किया गया है भारत के द्वारा। ओके, आईएनएस सुमेधा को। मोजाम्बिक कहाँ पड़ता है, तो मोजाम्बिक दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। 21 नवंबर को मोजाम्बिक के मापुटो में जो आईएनएस सुमेधा है उसको तैनात कर दिया गया है। इस बात को समझ लेंगे। इसके पीछे का मोटिव क्या है, तो मोटिव यह है कि जो भारत के मित्र देश हैं उनके बीच में जो मित्रता है वो बनी रहे और वो उनका साथ दें, इस उद्देश्य से आईएनएस सुमेधा को तैनात किया गया है मोजाम्बिक के मापुटो में। आइए नेक्स्ट बात करेंगे आईएनएस सुमेधा के बारे में, जो 2011 में लॉन्च किया गया था और 2014 में इसको भारतीय नौसेना को इसको सौंप दिया गया था। इसको कहाँ पर सबसे पहले तैनात किया गया था, तो भारत का जो पूर्वी तट है विशाखापत्तनम, वहां पर इसको जो है तैनात किया गया था। ओके, आइए बात करते हैं मोजाम्बिक के बारे में। तो इसकी राजधानी क्या है, तो मापुटो है। इसकी भाषा क्या है, तो पुर्तगाली है। और इसकी मुद्रा क्या है, तो मोजाम्बिक मेटिकल इसकी मुद्रा है। यहाँ पर आपको एकात्मक राज्य संवैधानिक गणतंत्र देखने को मिलेगा, यानी कि जो शासन का स्वरूप है। और राष्ट्रपति यहाँ पर फिलिप जैसिंडो न्यूसी हैं। प्रधानमंत्री एड्रियानो अफोंसो मालियेन है। ओके। प्रसिद्ध लेखिका पी वलसाला किस राज्य से संबंधित हैं, जिनका अभी 85 साल की उम्र में निधन हो गया, तो ये बिलोंग करती हैं केरला से, जिनका 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। ओके, मलयालम भाषा से संबंधित हैं और जो इनकी रचना थी निजालू रंगुन्ना वाजिकल, है ना, इसके लिए इनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनके जो लेखन है, लेखन संग्रह में इनके 20 से अधिक उपन्यास, 300 लघु कथाएं, जीवन वृत्तांत और यात्रा वृत्तांत हमें देखने को मिलेंगे। अब हम रिवीजन करेंगे, यानी जो कुछ हमने 23 नवंबर को पढ़ा उसका रिवीजन। तो 2023 के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, तो एमी जो अवार्ड्स हैं वो स्पेशली टेलीविजन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। दुनिया के 6 महाद्वीपों के 20 से अधिक देशों से जो कलाकार है इसमें शामिल हुए हैं। और ये कहाँ पर हो रहे हैं, तो न्यूयॉर्क में हो रहे हैं। 20 नवंबर को हुआ था, इस बात को याद रख लेंगे। साहित्य के लिए 2023 का जेसीबी पुरस्कार किसे सौंपा गया है, तो ये उपन्यास है जिसका नाम है फायर बर्ड। 2023 के लिए जेसीबी पुरस्कार इसे दिया गया है और ये लेखक पेरुमल मुरुगन के द्वारा लिखा गया है। भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसका नाम है वज्र प्रहार 2023। याद रखेंगे, वज्र प्रहार जो है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होने वाला अभ्यास है। ये कहाँ पर हुआ है, तो ये मेघालय में हुआ है। किस नंबर का संस्करण था ये, तो 14th नंबर का संस्करण था। 2010 से भारत और अमेरिका के बीच में इस अभ्यास को स्टार्ट किया गया है, ये भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इजराइल हमास जंग पर एक बैठक हुई है जिसमें पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे। इस बैठक का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इस बैठक का नाम है ब्रिक्स प्लस, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए थे बल्कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी शामिल हुए थे। और इसमें संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटेनियो गुटेरस वो भी शामिल हुए थे। साथ में आपको यहाँ पे चाइना के राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, रसिया के राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, जिसका क्या नाम था, तो ब्रिक्स प्लस नाम था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे
54th नंबर का हम सबको अच्छे से पता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए जा रहे थे, उसी के दौरान की बात है। उसमें BFX और टेक पवेलियन किसकी पहल है? तो ये जो पहल है वो NFDC की पहले, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के किस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और इसकी जगह पर नेशनल रिसर्च जो सेंटर है उसकी स्थापना की बात की जा रही है। इस कार्यक्रम का नाम है साथी। क्या नाम है? साथी। और इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2020 में। नेक्स्ट बात करेंगे, खेल की गति को नियंत्रित करने के लिए आईसीसी के द्वारा क्या प्रयोग किया जाएगा? तो आईसीसी के द्वारा दिसंबर 2023 से 2024 तक प्रयोग किया जाएगा स्टॉप क्लॉक का, जो हमारे जो T20 होते हैं, जो हमारे वनडे सीरीज होती हैं, उसके दौरान इसका प्रयोग किया जाएगा, जिसके तहत 60 सेकंड के अंदर ही अगर कोई ओवर समाप्त होता है तो उसके बाद दूसरा ओवर समाप्त हो जाना, दूसरा ओवर स्टार्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो नहीं, अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उस पर क्या लगेगा? पेनल्टी लगाई जाएगी। आईसीसी के द्वारा ये बात कही गई। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में किन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में जिन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है वो है ट्रांसजेंडर। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, गुजरात सरकार के द्वारा किसे स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। साथ में यहाँ पर जो घोल मछली है, जिसे गोल्ड फिश कहा जाता है या जिसे सोने के दिल वाला जो मछली है वो कहा जाता है, उसको गुजरात सरकार के द्वारा स्टेट फिश घोषित किया गया है। ये गुजरात के तट पर और जो हमारा महाराष्ट्र का तट है वहां पर देखने को मिलती है और सबसे महंगी मछली है भारत की और सबसे बड़ी महंगी है, सबसे बड़ी मछली है भारत की और इसकी कीमत जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है अपर्णा गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया है? तो अपर्णा गुप्ता को। आईसीसी ने पुरुष अंडर 19 विश्व कप श्रीलंका से कहां पर स्थानांतरित कर दिया है? यानी कि जो ये विश्व कप होने वाला था अंडर 19, ये श्रीलंका में होने वाला था, अब इसको स्थानांतरित कर दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। दुनिया में सबसे महंगे हाई स्ट्रीट रिटेल स्थानों में दिल्ली का खान मार्केट किस स्थान पर है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे भारत में जो सबसे महंगा रियल स्ट्रीट रिटेल जो बाजार है वो कौन सा है? तो वो खान मार्केट है और दुनिया के लेवल पर जब इसकी रेटिंग करी गई तो ये 22वें स्थान पर आता है। अच्छा, ये जो पूरी लिस्टिंग करी गई है इसमें सबसे महंगे जो रिटेल स्थान है उसमें भारत के कितने स्थान शामिल किए गए हैं? तो भारत के 5 स्थान शामिल किए गए हैं, जिसमें दिल्ली से ही 2 स्थान है, एक तो खान मार्केट है, दूसरा है कनॉट प्लेस। नेक्स्ट बात करेंगे, उड़ीसा सरकार ने फीफा AIFF अकादमी के लिए किसे समझौता किया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा फीफा AIFF अकादमी के लिए जो समझौता किया गया है वो किसके साथ किया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये AIFF यानी कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संगठन है उसके द्वारा फीफा के लिए समझौता किया, उसके साथ फीफा के लिए समझौता किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, टाटा स्टील कोलकाता 25 केएस के लिए अंतरराष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया है? तो कॉलिन जैक्सन को इसके लिए राजदूत बनाया गया है और कॉलिन जैक्सन धावक के साथ साथ में लेखक भी हैं, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। तो इस सेशन में इतना ही, जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन भी कर लिया और आज का भी जो क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।